धनंजय IAS फुल लेंथ टेस्ट नंबर 15। कुछ क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलान करें, नवपाषाण स्थल और उनकी विशेषताओं को बताएं। तो यहाँ पे है संगनकल्लू है, मेहरगढ़, चिरांद, बुरझूम, और यहाँ पे गड्ढे वाले आवास को दफनाने की प्रथा, प्रारंभिक कृषि, अन्य भंडार, साक्ष्य, राख के टीले, प्रारंभिक कृषि के लिए जाना जाता है, और मिट्टी के बर्तन और पालतू जानवर, इसको मिलाना है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि 1 का 3। संगम कल्लू जो है वो राख के टीलों और प्रारंभिक कृषि के लिए जाना जाता है। 2, मेहरगढ़ जो है वो प्रारंभिक कृषि और अन्न भंडार का साक्ष्य मिलता है यहाँ से मेहरगढ़ से। चिरांद जो है, चिरांद मिट्टी के बर्तन, पालतू जानवर मिले हैं। और बुर्ज होम में गड्ढे वाले आवास को दफनाने की प्रथा मिली है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की भू राजस्व प्रणाली के तहत, यानी कि जब्त प्रणाली के तहत भूमि की उर्वरता के आधार पर निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकरण किया जाएगा। तो ये होगा पोलक, परोजी, चच्चर और बंजर में। किसमें होगा? पोलज, परोजी, चच्चर और बंजर में। अगला क्वेश्चन है 1924 में बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। सही है, ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। सदस्यता शुल्क की भारी कमी की गई थी ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, ये भी सही है। गांधी जी ने यह कहकर सामाजिक उत्थान पर जोर दिया था कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं एक भंगी के रूप में जन्म लेना चाहूँगा, ये भी सही है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें यह नारा नहीं दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन्होंने कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1916 में ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा, ना कि 1924 में। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित, सह स्थापित किए गए थे। मतलब संगठन लाला लाजपत द्वारा स्थापित और सह स्थापित, इसमें से कौन सा था? सह स्थापित या स्थापित किए गए थे लाला लाजपत राय के द्वारा। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो है लाला लाजपत के राय के द्वारा सह स्थापित था, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद हिंदू राहत आंदोलन 1897, यह भी चलाया गया था अकाल पीड़ितों के लिए, और यह भी इनके द्वारा सह स्थापित था। उसके बाद सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी 1921, यह भी इनके द्वारा ही चलाया गया था राष्ट्र निर्माण और सेवा के लिए। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1917, यह भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए चारों सही हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है बामियान। अगला क्वेश्चन है बामियान के बुद्ध जो बलुआ पत्थर की चट्टानों में उकेरे गए हैं किस देश में स्थित है? कौन से बुद्ध? तो बामियान के बुद्ध कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, जो बलुआ पत्थर पर उकेरे गए। अगला क्वेश्चन है छठा कि एक जाति एक धर्म सभी एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा है, किसने दिया था? तो ये दिया था श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु के द्वारा यह नारा दिया गया था। अगला है यमुना नदी के पास आगरा स्थित मुबारक मंजिल पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो यमुना नदी के पास आगरा स्थित जो मुबारक मंजिल पैलेस है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में, यानी कि सामूगढ़ का जो लड़ाई हुआ था उसमें जीत के बाद आगरा में इस पैलेस का निर्माण करवाया था। अगला है क्वेश्चन, अकबर ने तूतीनामा शुरू किया जिस शाब्दिक अनुवाद में एक तोते की कहानियाँ हैं, यह संबंधित है। तोते की कहानियाँ, तूतीनामा, ये क्या था? तो ये चित्रकारी थी। तूतीनामा क्या थी? चित्रकारी थी, सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। और ये इसको क्या कहा जाता है? यहाँ से ये मुगल लघु चित्रकला जो है, यहाँ की परंपरा यहाँ से शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में शुष्क क्षेत्र में कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया है? जैसलमेर के शुष्क क्षेत्र में तो खोजा गया है रतारिया डी ढेरी खोजा गया है, क्योंकि धोलावीरा आप इसके एग्जाम्पल से भी लगा सकते हैं पता कि धोलावीरा और कालीबंगन तो होगा नहीं क्योंकि ये पहले से ही है, तो इन दोनों में से, यानी कि रतारिया डी ढेरी। ये जो राजस्थान में जैसलमेर में खोजा गया है ये शुष्क थार मरुस्थल क्षेत्र, और इस क्षेत्र में पहला सिंधु घाटी सभ्यता मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि शुष्क थार क्षेत्र में पहला ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता मिला है, ठीक है। उसके बाद धोलावीरा तो गुजरात में है, पहले से पता है। उसके बाद कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान में है, लेकिन शुष्क मरुस्थल नहीं है। ये कालीबंगन राजस्थान में है पर शुष्क नहीं है। और ये जो गनेर वाला है ये पाकिस्तान के चेलिस्तान मरुस्थल में स्थित है। गनेर वाला पाकिस्तान में, गन वेरी वाला कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा में अशोक स्तंभों की खोज
1876 में किसके द्वारा की गई थी, यानी कि रामपुरवा का जो अशोक स्तंभ था, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी CL कलाइकल ने की थी। किसने की थी, CL कलाइकल ने। ये कौन थे, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक थे और इन्होंने 1876 में रामपुरवा में जुड़वा अशोक स्तंभ की खोज की थी, यानी कि 2 स्तंभ अशोक स्तंभ की खोज की थी। किसने, कराइकल ने कार्लाइल ने की थी, CL कार्लाइल ने की थी। और ये जो 2 स्तंभ मिले थे, इसमें एक शेर का था और एक बैल का था। अलेक्जेंडर कनिंघम की अगर बात करें तो कनिंघम जो है, इन्होंने ये पहले महानिदेशक थे, लेकिन इन्होंने विशिष्ट स्तंभों की खोज नहीं की थी। अब कौन सा है, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के काम के लिए जाने जाते हैं, ना कि रामपुरवा के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसेप है, तो प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। अब एक किसने अपनी फारसी मसनबी नूर सिपिकार में हिंदू दार्शनिक विचारों के लिए अनुकूल रूप में लिखा। मसनबी नूर सिपिकार हिंदू दार्शनिक विचारों के लिए किसने अनुकूल रूप से लिखा था, तो अमीर खुसरो ने लिखा था। अमीर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनत के दरबार में 13वीं सदी के कवि थे। कब के थे, 13वीं सदी के कवि थे। और ये जो थे सूफी विद्वान थे। इन्होंने फारसी जो है नूर सिपिकार को लिखा था। ठीक है, इसका मतलब था 9 आसमान। नूर सिपिकार का मतलब क्या होता है, 9 आसमान की रचना की थी। नूर सिपिकार में उन्होंने भारतीय ज्ञान प्रणाली, संगीत, हिंदू की दर्शन की प्रशंसा की थी और भारतीय संस्कृति को गहरी सराहना भी दिया था। हालांकि दारा सिकोह ने भी हिंदू विचारों की प्रशंसा की थी, लेकिन उनके उपनिषद CA अकबर में अनुवाद भी किया था और नूर सिपह विशेष रूप से अमीर खुसरो ने लिखा था, ना कि दारा सिकोह ने। अगला है, सही उत्तर का चुने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौर में मोहम्मद तुगलक के शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के आक्रमण कम हो गया। अगला कह रहा है, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक दोनों बड़ी स्थायी सेना थी, दोनों ने बड़ी स्थायी सेना खड़ी की थी। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, यानी कि अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने दोनों ने एक बड़ी स्थायी सेना खड़ी की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में शुरुआती वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोल के आक्रमण कम नहीं हुए थे, जबकि बढ़ गए थे। और इन आक्रमणों का सामना करने के लिए दोनों शासकों ने बड़ी स्थायी सेना स्थापित की थी। इन्होंने नए जो है सैनिकों के लिए नए गैरिसन शहर बनाए। उन्होंने अपने सैनिकों के खिलाने के लिए गंगा और यमुना के बीच की भूमि में कर भी एकत्र किया था। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के नगद का भुगतान किया था। अलाउद्दीन ने क्या किया था, नगद भुगतान किया था अपने सैनिकों को, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने सस्ती धातु टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। और तुगलक ने किसका इस्तेमाल किया था, तो टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के निवासियों को दक्षिण में दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। इन्होंने कहाँ भेज दिया था, दौलताबाद भेज दिया था दिल्ली के लोगों को, जिससे शहर एक गैरसीन शहर बन गया। इसलिए कथन 1 जो है वो असत्य। क्यों असत्य, क्योंकि मंगोलों का आक्रमण कम नहीं हुआ था, क्योंकि बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और उसमें से एक के बारे में कहा जाता है कि जैन विद्वान हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। मतलब इनमें से किसने हेमचंद्र के प्रभाव में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो चालुक्य ने। इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य। कह रहा है चालुक्य राजवंश जो है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्से में कब से कब तक था, तो 6ठी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है शासन किया था इन्होंने। यह धर्म हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संरक्षण दिया था इन्होंने। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों को संरक्षण दिया था इन्होंने। किसने, चालुक्य ने। कहा जाता है कि 12वीं सदी में जैन विद्वान कवि और भिक्षु हेमचंद्र ने 12वीं सदी में हेमचंद्र ने क्या किया था, ये कौन थे, तो जैन विद्वान और कवि थे जिनका नाम था हेमचंद्र। उन्होंने चालुक्य के एक राजा कुमारपाल, चालुक्य के राजा का क्या नाम था, कुमारपाल को जैन धर्म में परिवर्तित किया था। चालुक्य के किस राजा को भेजा था, तो कुमारपाल को। किस में परिवर्तित किया था, जैन धर्म में। और 1143 से 1172 में कुमारपाल जो है इन्होंने शासन किया था। और ये सैब परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, इनसे दीक्षा लेकर के जैन धर्म के संरक्षक बन गए। कौन, चालुक्य के कुमारपाल। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के वृतांत के अनुसार सुल्तान के दरबार में महिला गुलामों की भूमिका क्या थी। यानी इब्न बतूता के
अनुसार जो है सुल्तान के दरबार में महिला गुलामों की क्या भूमिका थी। पहला कह रहा है उनका उपयोग केवल घरेलू श्रम के लिए किया जाता था और उनकी कोई भूमिका नहीं थी, तो गलत। सुल्तान के दरबार में महिलाओं को गुलाम की अनुमति नहीं थी, ये भी गलत है। महिला गुलामों को सुल्तान द्वारा अपने अमीरों पर जासूसी करने के लिए नियुक्त किया गया था और वे संगीत और नृत्य की भी विशेषज्ञ थे, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने। अकबर की मनसबदारी प्रणाली में दाग और चेहरा की शुरुआत के बाद मनसबदार के पद और उसके द्वारा रखे गए घुड़सवारों की संख्या के बीच संबंध में प्रभाव आया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कह रहा है प्रभाव आया और दाग और चेहरा में मनसबदार में धोखाधड़ी की संभावना को कम कर दिया, तो हाँ इससे कम हुआ था, कम करने के लिए किया गया था। और उसके द्वारा बनाई गई टुकड़ी के आकार के अनुसार उसका पद तय कर दिया गया, जो उसके जो टुकड़ी होगी उसके अनुसार, तो ये दोनों ही सही है। अकबर द्वारा जो मुगल सम्राट में मनसबदारी प्रणाली जो शुरू की गई थी, यानी कि दाग या चेहरा प्रणाली, जिसे जात और सवार भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जात सवार प्रणाली या दाग या चेहरा प्रणाली, ठीक है। ये मनसब प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, इसमें मनसबदार के पद जो है वो घुड़सवारों की संख्या के अनुसार दिए गए थे। यह पद मनसबदार के प्रशासनिक पद और वेतन को इंगित करता है, ये जो पद मिलता था उनको। और यह पद एक मनसबदार में घुड़सवार पद और उसके द्वारा बनाए गए घोड़ों के बीच संख्या का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दोनों सही है। अगला है, निम्नलिखित में पाल शासकों में कालानुक्रमिक क्रम में, यानी कि एक लाइन से व्यवस्थित करें। देवपाल, गोपाल, महीपाल, धर्मपाल। तो सबसे पहले कौन आया भाई, तो सबसे पहले आए थे हमारे गोपाल। सबसे पहले कौन आए थे, गोपाल। गोपाल कब से कब तक रहे थे, तो 750 से 770 ईस्वी तक गोपाल रहे थे। उसके बाद कौन आए थे, धर्मपाल। धर्मपाल कब से कब तक रहे थे, तो 770 से 810 तक रहे थे धर्मपाल। उसके बाद आए थे देवपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, उसके बाद देवपाल। देवपाल कब थे, 810 से 850 तक रहे थे। और लास्ट में आए थे महीपाल, जो 995 से 1043 तक रहे थे। यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएंगे, देवपाल आ जाएंगे, फिर कौन आ जाएंगे, धर्मपाल आ जाएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, गोपाल आएंगे सबसे पहले, उसके बाद आएंगे गोपाल के बाद धर्मपाल, उसके बाद देवपाल, उसके बाद महीपाल। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 4 1 3। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, कह रहे विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है, रामनवमी है या महानवमी, ब्रह्मोत्सव या बसंत पंचमी। तो महानवमी जो है वह इसका सबसे प्रसिद्ध त्यौहार था विजयनगर साम्राज्य का। कौन सा त्यौहार था, महानवमी। क्या है महानवमी, तो यहाँ पे महानवमी जिसे नवरात्रि या दशहरा भी कहते हैं महानवमी को, यह जो है दशहरे के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था। यह 9 दिवसीय था, जो देवी दुर्गा की पूजा के माध्यम से शिव की पत्नी पार्वती का सम्मान करता था। त्यौहार के दौरान विजयनगर के राजा राज्य के घोड़े और छवि की पूजा करते और जानवरों को बलि देने जैसी रस्म करके अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करते थे। हम्पी महोत्सव विजयनगर साम्राज्य में हर साल मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसी में यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में एक त्यौहार हर साल बनता है, इसका नाम है हम्पी महोत्सव। हम्पी महोत्सव विजयनगर साम्राज्य में हर साल मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह वार्षिक त्यौहार की एक श्रृंखला है जिसमें कुछ धार्मिक रूप से विजयनगर मंदिरों से जुड़े हैं। माना जाता है कि हम्पी उत्सव विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे ही मनाया जाता था। एक और उत्सव यहाँ पे एक्स्ट्रा इस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे वैसे इसका आंसर होगा महानवमी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लगभग सभी हड़प्पा स्थलों में पाई जा सकती है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लगभग सभी हड़प्पा स्थलों पर पाई जा सकती है। तो काले रंग के डिज़ाइन चित्रित लाल मिट्टी के बर्तन, तो लाल मिट्टी के बर्तन तो सभी जगह पे पाए जाते हैं। आगे है धातु का बाट, लोहे के औजार, उसके बाद है समानांतर भुजाओं वाले पत्थर के ब्लेड, तो ये भी सभी हड़प्पा स्थल पर पत्थर के ब्लेड पाए गए थे, सारे के सारे हड़प्पा स्थल पर। और एक है विशेष मोती, तो इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के अनुसार जो है वो बी है, 1 4 और 5। इसमें कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने लगभग इन सभी शहर में अनूठी वस्तुओं का एक सेट पाया है। काले रंग के डिज़ाइन चित्रित मिट्टी के बर्तन और पत्थर के बाट सब जगह पे मिले हैं। और क्या मिले हैं, और यहाँ पे मैंने देखा था कि पत्थर का बाट नहीं धातु का था, इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद है काले रंग के डिज़ाइन चित्रित लाल मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बाट, मुहर, विशेष मोती भी हर जगह पे पाई गई है।
उसके बाद तांबे के उपकरण भी हर जगह पर पाए गए हैं। क्या पाए गए इसके अलावा? तांबे का उपकरण हर जगह पर पाया गया है। समानांतर भुजाओं वाले पत्थर के ब्लेड हर जगह पर पाए गए हैं। और हड़प्पा स्थलों पर लोहे के औजार और धातु के बाट नहीं मिले थे, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे पत्थर रहता तो ये सही होता। अगला है सूची 1 को दूसरी सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। खुदाई और स्थल। पहला है यहाँ पे खुदाई और स्थल। पहला उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की थी? तो धोलावीरा की थी। कुओं का अवशेष कहाँ का था? तो कुओं का अवशेष था हड़प्पा का। उसके बाद गोदीवाड़ा कहाँ का फेमस है? तो लोथल का। और मृगसाक्ष कहाँ से मिला है? तो अमरी से मिला है। मृगसाक्ष अमरी से। अगला प्रश्न है, बल्लभी में आयोजित जो दूसरी जैन परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? तो बल्लभी में जो दूसरी जैन परिषद हुई थी उसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। इन्होंने दूसरी जैन परिषद की अध्यक्षता की थी। और ये जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी में। परिषद में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पवित्र ग्रंथों का संकलन जारी रखना था। इसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म के 12 अंग प्लस 12 उपांग, 12 उपांगों का यहाँ पे अंतिम रूप से संकलन किया गया। किसके? जैन परिषद में 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन किया गया। और परिषद का आयोजन जो है वो श्वेतांबर जैन भिक्षुओं ने किया था। किस समूह ने किया था? तो श्वेतांबर ने किया था। किसने किया था? श्वेतांबरों ने किया हुआ था इस परिषद का। और ये जो परिषद था वो गुजरात के भावनगर में, अब ये क्षेत्र आता है बल्लभी, गुजरात के भावनगर में। अगला प्रश्न है, समाचारों पत्र में वर्ष और गलत मिलान को पता लगाइए। कौन सा समाचार पत्र वर्ष गलत है? इसमें जो है सबसे पहले है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जो है 1780 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। द कलकत्ता गजट 1784 में, ये भी सही है। द मद्रास कुरियर 1785 में, ये भी सही है। द बम्बई हेराल्ड जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1789 में प्रकाशित हुआ था द बम्बई हेराल्ड। सही कथनों का चयन कीजिए। रिलीफ ऑफ लखनऊ को 1859 में थॉमस जॉन्स बर्कर ने चित्रित किया। रिलीफ ऑफ लखनऊ को, रिलीफ ऑफ लखनऊ को किसने किया था? 1859 में थॉमस जॉन्स बर्कर ने चित्रित किया था। और कह रहा है बंगाल स्कूल पेंटिंग का नेतृत्व अविंद्र टैगोर ने किया था। तो ये दोनों ही सही है कि रिलीफ ऑफ लखनऊ यानी कि रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859 में थॉमस बर्कर द्वारा चित्रित किया गया था। और इस अवधि की एक और पेंटिंग थी मेमोरियल जोसेफ नोएल पटेल द्वारा। 1857 के विद्रोह के 2 वर्षों को पेंटिंग में दर्ज किया गया था। 1857 के विद्रोह को 2 वर्षों को पेंटिंग में दर्ज किया गया था। किसमें? एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा था? दूसरा था मेमोरियल जोसेफ, इन मेमोरियल जोसेफ नोएल पटेल द्वारा बनाई गई पेंटिंग। और नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इन नई प्रवृत्ति के प्रतिनिधि थे। कौन कौन थे? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ के भतीजे, ईवी हैवेल, इसके जो थे ईवी हैवेल जो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में शामिल हुए। और आनंद केसिंग कुमार श्रीलंका के एक महत्वपूर्ण तमिल राजनीतिक नेता के बेटे के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि पेंटिंग में एक तो अविंद्रनाथ घोष थे, और कौन था? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा थे, और कौन थे? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का दृष्टिकोण मार्क्सवादी नहीं था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का दृष्टिकोण मार्क्सवादी नहीं था? तो रंजीत गुहा का दृष्टिकोण मार्क्सवादी नहीं था। पहला है रजनी पाम का दृष्टिकोण भी मार्क्सवादी था। और AR देसाई का दृष्टिकोण भी मार्क्सवादी था। सुमित सरकार का दृष्टिकोण भी मार्क्सवादी था। लेकिन गुहा जो थे, रंजीत गुहा, इनका सबाल्टर्न दृष्टिकोण था। कैसा दृष्टिकोण था? सबाल्टर्न दृष्टिकोण था रंजीत गुहा का, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों का चयन करें। 1497 में टोर्डेसिलेस की संधि 1494 के तहत पुर्तगाल और फ्रांस के शासकों ने गैर ईसाई दुनिया के बीच बांट लिया था। और दूसरा कथन कह रहा है कि 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव डियाज ने अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया और पूर्वी तट पर रवाना हुआ। कैप ऑफ गुड होप का ये कथन दोनों ही सही है। 1497 में
1497 में कौन था? तो टॉर्डेसियस की संधि हुई थी 1494 के तहत, यानी कि 1494 के तहत 1497 में संधि हुई थी। पुर्तगाल और स्पेन के शासकों ने क्या किया था? कैप वर्ड द्वीप समूह को यानी पश्चिम में लगभग 13,000 मील की दूरी पर अटलांटिक में एक काल्पनिक रेखा से गैर ईसाई दुनिया को अपने बीच बांट लिया था इन्होंने। तो इसलिए ये कथन सही है और ये दूसरा भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमे डियाज ने अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर पूर्वी तट के लिए रवाना हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कार्टेज सिस्टम के लिए जाना जाता है? तो कार्टेज सिस्टम किसकी थी? अल्मेडा की थी। पुर्तगालियों में कार्टेज सिस्टम ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा की थी, इसलिए ये आंसर सही है। अगला है, पहला पुर्तगाली कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? पहला पुर्तगाली कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कालीकट में स्थापित किया गया था। पहला पुर्तगाली कारखाना 1500 ईस्वी में कालीकट में स्थापित किया गया था। अगला है, डच मलय द्वीप। क्वेश्चन है 27 नंबर कि 1759 में हुगली की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 1759 में जो हुगली की लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? तो वह हुई थी ब्रिटेन के फ्रांस के बीच, ब्रिटेन पुर्तगाली, ब्रिटेन डच या ब्रिटेन मैसूर। तो ये हुई थी हुगली की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी ब्रिटेन और डच के बीच हुई थी। डच मलय द्वीप समूह के व्यापार में खींचे चले गए और इसके अलावा तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1772 से 74 में सूरत और बॉम्बे को नई अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार कट गया, जिसके कारण डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी के 3 घर जाने वाले अंग्रेजी जहाज़ों को पकड़ लिया इन्होंने। अंग्रेज द्वारा जवाब में कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हुगली की लड़ाई या वीदरा की लड़ाई हुई थी। इसी का दूसरा नाम क्या है? हुगली की लड़ाई का दूसरा नाम क्या है? वीदरा की युद्ध। यह भी वीदरा का युद्ध किसका नाम है? हुगली की लड़ाई का, जिसमें भारत और डचों में महत्वाकांक्षाओं को करारा जवाब मिला था और डच भारत के साम्राज्य के निर्माण में बहुत रुचि नहीं रखते थे और उनकी चिंताएं व्यापार थी। किसी भी मामले में उनकी मुख्य व्यावसायिक रुचि इंडोनेशिया में स्पाइस द्वीप समूह में थी, जहां से उनका व्यापार माध्यम से भारी मुनाफा कमाया था डचों ने। अब यहाँ पे ध्यान रखें कि भारत का वाणिज्यिक दुनिया का वाणिज्य है और जब कोई भी इस पर विशेष रूप से अधिकार कर सकता है वह यूरोप का तानाशाह है। उपरोक्त में से यह कथन किसका है? तो यह कथन था पीटर द ग्रेट का। अगला है, डचों ने भारत में किस वर्ष प्रवेश किया? तो डच की पहली फैक्ट्री जो है कब स्थापित हुई थी? 1605 में पुलिकट में 1605 में स्थापित किया था डचों ने पहली फैक्ट्री। कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी ना। अब यहाँ पे डचों ने कब किया था? 1602 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री को स्थापित किया था 1605 में। अब है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चित्र मेला का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो अभिनव भारत समिति। मित्र मेला जो था, मित्र मेला क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। किसके द्वारा भाई? तो विनायक दामोदर सावरकर थे, उनके द्वारा जो है ये गुप्त समिति बनाया गया था और इसका गठन जो हुआ था वो 1899 में किया गया था नासिक में। कहाँ पे किया गया था? नासिक में स्थापित था। बाद में इसका नाम 1904 में क्या कर दिया गया? अभिनव भारत समिति कर दिया गया, अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, टोरी-जोस-कार्टस संधियाँ। टोरी-जोस-कार्टस संधियाँ जो है वो कहाँ पे हुई थी? तो पनामा नहर पे। 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका 1977 में यूएसए ने क्या किया? यूएसए और पनामा के बीच, यूएसए और पनामा के बीच जो है यह संधियाँ हुई थी। कार्टस संधियों ने 1999 के अंत तक, ये जो संधियाँ चल रही थी वो 1999 के अंत तक क्या होता है? अंत तक पनामा नहर का नियंत्रण जो है लास्टली किसको मिल गया? अमेरिका को मिल गया था और ये चल रही थी यूएसए और पनामा के बीच। अब है जिमी कार्टस, जिसका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति थे ये जिमी कार्टस।
और इनका जो है 100 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। 2018 में 94 वर्ष की आयु में जॉर्ज H.W. ब्रूस के निधन के बाद वे इतिहास में सबसे उम्र दराज अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। कौन? जिमी कार्टर्स। कार्टर्स के बारे में अगर कुछ और जाने तो इन्होंने मानवाधिकार के लिए विशेष कार्य किया था। साल्ट 2 संधि जो हुई थी वो भी इन्हीं से संबंधित थी। चीन के साथ संबंध में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। पनामा नहर संधि जो 1977 में हुआ था उनको वापस करने के लिए भी इन्होंने बातचीत की थी। अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना भी इन्होंने की थी। किसने? जो मर गए 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर्स। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्पेडएक्स। जिमी कार्टर्स की मृत्यु हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है स्पेडएक्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्पेडएक्स मिशन, पहला कथन कह रहा है स्पेडएक्स के बारे में कि मिशन का उद्देश्य उपग्रह के बीच डॉकिंग और बिजली को हस्तांतरण प्रदर्शन करना था। तो मिशन का उद्देश्य डॉकिंग बिजली को हस्तांतरण करना था, सही है। मिशन में 2 अंतरिक्ष यान SDX-01 और SDX-02 प्रक्षेपण शामिल था, यह भी सही है। अगला है ये जो एक है वो लक्ष्य है और SDX-02 चेंजर है, तो ये गलत है। और अगला है कि यह मिशन भारत में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य में चंद्र मिशन की नींव रखता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या करता है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भविष्य में चंद्र मिशनों की नींव रखता है। ये कथन में कौन सा गलत है? तो सी गलत है। इसको जानते हैं थोड़ा सा। तो इसमें जो है प्रक्षेपण यान जो था, यहाँ पे कहा गया है कि प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV C60 के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक था 2 अंतरिक्ष यानों का मिलन हो, डॉकिंग हो या अनडॉकिंग प्रदर्शन, यानी कि डॉकिंग अनडॉकिंग हो, तो सही है। उसके बाद भविष्य में रोबोटिक अनुप्रयोगों के लिए डॉक के लिए अंतरिक्ष यानों के बीच विद्युत शक्ति स्थानांतरित करना भी इसका लक्ष्य था, यानी कि विद्युत शक्ति स्थानांतरित करना यानी बिजली हस्तांतरित करना, सही है। अगला इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें जो है ये था चेंजर और ये था लक्ष्य, यानी कि 1 जो है वो चेंजर है और SDX-2 लक्ष्य है। अब प्रत्येक का वजन जो है दोनों का कितना है? तो 220 kg है। 55 डिग्री झुकाव के साथ 470 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया, ये 55 डिग्री झुकाव के साथ। और प्रगतिशील डॉकिंग प्रक्रिया 20 किलोमीटर अलगाव से 3 मीटर डॉकिंग दूरी तक इसको लगाया गया। 2 अंतरिक्ष यानों के बीच पोस्ट डॉकिंग विदिन विचलित हस्तांतरण को प्रदर्शन करना इसकी विशेषता है। इसका महत्व क्या है? तो इसने क्या किया? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बास जो है और भविष्य में चंद्र मिशनों की नींव रखता है, तो पहली विशेषता तो यही हो जाती है। दूसरी विशेषता क्या है? गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण जैसे उन्नत मिशनों के लिए आवश्यक था ये, तो गगनयान में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्या है? उपग्रह की मरम्मत और ईंधन भरने के मार्ग प्रशस्त करता है जिससे मिशन लागत कम हो, यानी कि मिशन को सस्ता भी बनाता है ये। और वैश्विक अंतरिक्ष स्टेशन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाता है। स्पेडएक्स। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। किसने? RBI ने डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण ढांचे की समीक्षा करना। दूसरा, वित्तीय क्षेत्र में AI नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए रूपरेखा विकसित करना। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर है। वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा को विकसित करना ही इसका लक्ष्य है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। RBI द्वारा डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य समिति को भारत के वित्तीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक और जिम्मेदार अपनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा गया। यह कदम बैंकिंग वित्त के उपयोग में की जाने वाली AI सिस्टम पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही के बारे में बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न जो 35 नंबर है वो कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में एक सुपोषित योजना शुरू की गई है, ग्राम पंचायत। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है।
पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देना, दूसरा है कुपोषण से लड़ना, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। तो इसका उत्तर होगा कुपोषण से लड़ना, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। यानी कि ये जो शुरू किया गया है सुपोषित ग्राम पंचायत योजना, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह अभियान प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है, जिसमें कुपोषण से निपटने के लिए स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के बारे में देखें तो इसका उद्देश्य ग्रामों में बेहतर पोषण, समग्र स्वास्थ्य सुनिश्चित करने वाली प्रथाओं को विकास करना है। और इसका फोकस क्षेत्र जो हो गया गरीबी उन्मूलन हो गया, गांवों के बीच प्रतिस्पर्धा, सतत विकास करना। दृष्टिकोण क्या है इसका? तो पोषण संबंधित परिणामों में सुधार और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाना। महत्व क्या है इसका? तो पोषण अभियान जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों का समर्थन करना और भारत में SDGs सतत विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है ये। अगला है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, तो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सागर मित्र मत्स्य सेवा केंद्र शुरू किया। ये क्या है? सबसे पहले जानते हैं, मछली किसानों और हैचरी को विस्तार सेवाएं प्रदान करने वाला वन स्टार्टअप समाधान केंद्र है ये मत्स्य सेवा केंद्र। और ये जो मत्स्य सेवा केंद्र है ये प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, मत्स्य सेवा केंद्र 2020 में। इसका उद्देश्य जलीय कृषि, रोग प्रतिबंधन, प्रशिक्षण, व्यापक सहायता देना है। इसकी विशेषता है पानी, मिट्टी और माइक्रोबियल विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना, रोग परीक्षण, क्षमता निर्माण इत्यादि करना। अब सागर मित्र के बारे में जानते हैं। तो यह जो है तटीय मछुआरों के बीच क्षेत्रीय स्तरीय इंटरफेरेंस के लिए स्थापित किया गया है और इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत तटीय राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में लाया गया है। डेटा प्रसार इसका उद्देश्य है बाजार अंतर्दृष्टि, टिकाऊ मछली पकड़ने की प्रथाओं में मछुआरों का समर्थन करना। अगला है 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने? तो मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बन के आए हैं? तो ये बन के आए हैं राम सुब्रमण्यम। न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम जो है वो क्या बन के आए हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति B राम सुब्रमण्यम।